हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में, जिसमें अपन ये देखेंगे कि पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करता है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो इमरजेंसी वार्ड में किस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट करता है और किस तरीके से अपन उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कैसे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट में बेसिकली सारा मैनेजमेंट बताऊंगा ड्रग तक। ठीक है, तो सारा मैनेजमेंट आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंसिव क्राइसिस आज जो पेशेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल में मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उस केस में अपन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ हाइपरटेंसिव क्राइसिस के बारे में। तो जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, तो सबसे पहले ये दो तरीके का होता है। सबसे पहले हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और दूसरा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। ठीक है, तो बेसिकली अर्जेंसी में थोड़ा सा सिचुएशन लो रहता है, मतलब इतना कुछ क्रिटिकल नहीं होता। लेकिन जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है उसमें आपको एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है तो क्या क्या ऑर्गन डैमेज देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब किस तरीके से पेशेंट क्लिनिक में प्रेजेंट करेगा, कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है, तो अपन कैसे याद रख सकते हैं इसको। सबसे पहले इमरजेंसी है तो इमरजेंसी ई से स्टार्ट होता है, तो ई से एंड ऑर्गन डैमेज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए जब हाइपरटेंसिव बोल रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर आपको 120 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 mm ऑफ एच होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको अर्जेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज नहीं देखने को मिलता, लेकिन आपको इमरजेंसी में आपको एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। इतनी सी बात है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के बेसिस पे अपन इसका इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे, दोनों चीज। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, एंसेफेलोपैथी। ठीक है, ब्रेन में एंसेफेलोपैथी होगा, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, इंट्रास सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्रेन में ये तीन चीज ज्यादा कॉमन होती है देख जो पेशेंट क्लिनिक्स में आते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि आपको पेशेंट को क्या फील होगा, हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, डिजीनेस होगा, सीजर्स हो सकता है। सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीजर्स किसी को पेशेंट को आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको बीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इस सब का मैनेजमेंट भी अपन देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी अपन देखेंगे। पहले अपन देख लेते हैं कि पेशेंट किस तरीके से यहाँ पर में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हेड टू अपन जाएंगे। ठीक है, बेसिकली कौन कौन सा ऑर्गन नीचे तक जाता है, तो किस तरीके से यहाँ पर में पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास ब्रेन हो गया। अब उसके नीचे अपन आई में आपको रेटिनल हेमोरेजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर पेप्लियोडीमा देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको पेशेंट कैसे दिखेगा कि ब्लडिंग ऑफ विजन्स हो सकता है। ठीक है, ब्लडिंग ऑफ विजन्स हो सकता है इसमें। ठीक है, चलते हैं हार्ट पे। हार्ट पे आपको सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। ठीक है, और दूसरा एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है, और एओर्टिक डिसेक्शंस भी यहाँ पर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए ये प्रेजेंट इस तरीके से प्रेजेंट करता है, पेशेंट इस तरीके से प्रेजेंट करेगा आपको। ठीक है, बात करते हैं पेन का। जो एक्यूट चेस्ट पेन होता है वो यहाँ पर में टीयरिंग टाइप, ऐसा लगता है कि चीरता हुआ पेन टाइप का, आपको टीयरिंग टाइप ऑफ पेन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पेन है वो रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन होगा, मतलब ये बैक की तरफ रेडिएट करेगा। ठीक है, और जब इस कंडीशन में अपन देखते हैं तो यहाँ पर में अनइक्वल बीपी मेजरमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अनइक्वल बीपी मेजरमेंट यहाँ पर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंड ऑर्गन डैमेज में ही अपन देखते हैं, तो किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो किडनी में आपको ओलिगोयूरिया होगा या फिर एनयूरिया होगा, मतलब यूरिन आउटपुट आपको कम देखने को मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, मतलब पीक लेता हुआ, मतलब जैसे जैसे एंड ऑर्गन डैमेज होता जाएगा उतना ज्यादा मतलब पीक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कितना, क्रिएटिन का लेवल 3 टाइम्स बढ़ गया होता है, 1.5 टाइम्स ही बढ़ने को देखा गया है। ठीक है, तो बेस लाइन से आपको 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद अपन बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के केस में। प्रेगनेंसी के केस में आपके पास क्या क्या कंडीशन बन सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, ठीक है। तो बीपी को मेजरमेंट करना प्रेगनेंसी के समय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर सीजर के साथ प्रेजेंट करती है तो उस केस में भी आपको इवेल्युएट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। जिस कंडीशन में बीपी आपको 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180/120 आपको देखने को मिलेगा, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यहाँ पर में एम ऑफ जी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपने पास इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया कि पहला जो आपके पास एन्सेफेलोपैथी आपको ब्रेन में देखने को मिला है, तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले एमआरआई देखेंगे और सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। अब आपको फंडोस्कोपी करेंगे, आपको रेटिनल हेमरेज हो रहा है, ठीक है। जैसे पेशेंट को रेटिनल हेमरेज हो रहा है, रेटिनल हेमरेज ब्लडिंग ऑफ विजन बता रहा है, तो उस केस में आपको फंडोस्कोपी करके चेक करना है कि हेमरेज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड आपको बताया दो कंडीशन है, एक्यूट चेस्ट पेन और फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इस सब का मैनेजमेंट भी आपको बताऊंगा, क्या क्या ड्रग्स देना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो अब ईसीजी सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ईसीजी करने के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, फिर उसके बाद कार्डियक मार्कर्स टेस्ट करेंगे, लाइक ट्रोपोनिन, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रोपोनिन है यहाँ पे, ठीक है। एओर्टिक डिसेक्शंस के केस में, स्पेसिफिक एक एओर्टिक डिसेक्शन के केस में चेस्ट एक्सरे सबसे पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा सीटी एंजियो करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा इन्वेस्टिगेशन है, आपको करना चाहिए, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे इवेल्यूट कर सकते हैं। इवेल्युएशन में आपको सबसे, उसके बाद अपन देखे थे क्या, किडनी के बारे में। तो आपको किडनी में क्या हो गया था, एंड ऑर्गन डैमेज में किडनी में आपको ओलिगोरिया मिला था, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, आपको रीनल फंक्शन टेस्ट आपको करना है, ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्रिएटिन का लेवल आपको दिखना है कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन हिस्ट्री देखो, सबसे पहले आप इसको प्रेगनेंसी के केस में आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि उसके हिस्ट्री बेस्ड पे, अगर प्रेगनेंसी के बाद बीपी बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी से पहले बीपी बढ़ रहा है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, या प्रेगनेंसी से पहले अगर हाइपरटेंशन है, तो दोनों चीज को इवेल्युएट करना है, ठीक है। प्रोटीन लॉस हो रहा है, ये भी इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज यहाँ पर मैं इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया के केस में यहाँ पर मैं आपको सारा चीज इवेल्युएट करना है, ठीक है। सारा आपको हिस्ट्री के बेस पे आपको यहाँ पर में आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर में किस तरीके से हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब सारा केस अपन देखेंगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, लास्ट जो हमारा पार्ट है वो मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बहुत जल्दी रैपिड आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। रैपिडली आप क्या कर सकते हैं, एबीसी। एबीसी आपको पता है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो चेक फॉर एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद आपको 2 आईवी लाइन सिक्योर करके रखना है। आप इमरजेंसी कंडीशन में आप डील कर रहे हो, ठीक है, इमरजेंसी वार्ड में आपको यहाँ पर में सारा चीज डील करना है, तो उस केस में आपको 2 आईवी लाइन सिक्योर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अचानक से बीपी को डिक्रीज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है। आप ये नहीं कि अभी 180 से ज्यादा है, 220 किसी का बीपी आप घटा के डायरेक्ट 120 कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक रेगुलेटेड मैनर में आपको बीपी रेगुलेट करना है, किस तरीके से आपको इन्फ्यूजन करना है, किस तरीके से आपको आईवी ड्रग्स आपको किस तरीके से देना है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसा कि आपको फार्मेकोलॉजी में पढ़े होंगे, कि जो इमरजेंसी कंडीशन है उसमें हम लोग कौन सा ड्रग, कैसे ड्रग्स देते हैं, कौन सा रूट है, आईवी ड्रग्स, ठीक है। तो अपन आईवी बोलस या फिर आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में यहाँ पर मैं, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा ड्रग्स आपको आईवी इन्फ्यूजन या फिर कौन कौन से ड्रग्स आपको बोलस के फॉर्म में आपको देना है, ठीक है। तो सारा चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, तो अपन बात कर लेते हैं, जो बीपी होना चाहिए वो कैसे आपको कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले 1 घंटे में आपको 25% के अकॉर्डिंग 25% आपको बीपी कम करना है, सिर्फ 20, नहीं कि आपको 100% डायरेक्ट आपको कम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2nd to 6th आवर होता है ना, मतलब 2 घंटे से 6 घंटे के बीच में जो बीपी है, वहां पर में टारगेट आपको इतना होना चाहिए कि बीपी को आपको 160 तक टच करना है, ठीक है, नेक्स्ट 6 आवर में। इतना 2 कंडीशन आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको एकदम फास्ट में आपको, मतलब वेरी रैपिड आपको नहीं बीपी को कम करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में यहाँ पर में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये बात होगी। अपन
एक एक करके इमरजेंसी कंडीशन और एंड ऑर्गन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट दूसरे साइड हमारे पास है अर्जेंसी का केस। ठीक है, तो अर्जेंसी में अपन ग्रेजुअल रिडक्शन करते हैं बीपी को। ठीक है, नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में यहाँ पर मैं इसको रिडक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर कोई एंड ऑर्गन डैमेज तो है नहीं। ठीक है, तो बीपी को ग्रेजुअल रिडक्शन करेंगे, जो नॉर्मल अपन मेडिकेशन देंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताया था एक केस, आपको एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, कोई भी पेशेंट आपको एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के साथ आया है तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है, मतलब कौन कौन सा मेडिसिन आपको देना है, किस रूट से देना है और कैसे देना है, सारा चीज मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक का। ठीक है, अब आप डायग्नोस कर चुके हो, इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल गया है कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है पेशेंट को, तो आपको लेविटोलोल देना है। ठीक है, लेविटोलोल आपको 10 to 20 मिलीग्राम आईवी बोलस आपको देना है, और ये इसको रिपीट करना है 10 to 20 मिलीग्राम एवरी 10 मिनट्स पे अप टू 300 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये चीज करना है। दूसरा निकार्डिपिन दे सकते हैं, निकार्डिपिन आपको 5 मिलीग्राम आवर अप टू बाई 2.5 मिलीग्राम आवरली एवरी 5 से 10 मिनट तक आपको देना है। ठीक है, 2.5 मिलीग्राम आवरली देना है। ठीक है, आवर एवरी 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मतलब 5 से 15 मिनट तक आपको चढ़ाना है। कितने? 5 से 15 मिनट तक। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 15 मिलीग्राम पर आवर आपको ये निकार्डिपिन आपको चढ़ाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप दे सकते हैं क्लेविडिपिन 1 to 2 मिलीग्राम पर आवर रैपिड टाइट्रेशन, जैसा कि मैं आपको पहला वाला बताया, जैसे निकार्डिपिन देते हैं वैसे इस तरीके से। दो तरीके का केस बन सकता है, अगर किसी का थ्रोम्बोसिस हो चुका है कुछ, और दूसरे में किसी का थ्रोम्बोसिस ऐसा पेशेंट है जिसमें थ्रोम्बोसिस नहीं हो चुका है, इस्केमिक स्ट्रोक हो चुका है, तो स्ट्रोक के केस में आपको थ्रोम्बोसिस देखेगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस के केस में आपको बस सबसे पहले सिस्टोलिक आपको ट्रीट तभी स्टार्ट करना है जब सिस्टोलिक प्रेशर आपको 220 से ज्यादा है। ठीक है, 220 से ज्यादा है और डायस्टोलिक प्रेशर 120 mFHg है। ठीक है, तभी आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आपको ट्रीट करना है थ्रोम्बोसिस के केस में। अगर पेशेंट इज इफ पेशेंट हैज अ देयर इज अ नो थ्रोम्बोसिस, आई एम सॉरी, देयर इज अ नो थ्रोम्बोसिस, देन वी हैव टू ट्रीट ओनली इफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 220 mFHg। ठीक है, तो ये दो बातें आप याद रखना। अगर थ्रोम्बोसिस प्लान्ड है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस प्लान्ड है, तो अगर मान लो रिड्यूस उसको उस केस में क्या करना है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको 185 mFHg, ठीक है, और से कम आपको करके रखना है। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको लेस देन 110 mFHg करना है। ठीक है, इतना आपको रिड्यूस करना है अगर थ्रोम्बोसिस प्लान है बाय द मेडिकेशन लाइक लेविटोलोल, निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन। तो तीन मेडिसिन याद रखना, लेविटोलोल, निकार्डिपिन और क्लेविडिपिन। ठीक है, क्लेविडिपिन। फिर उसके बाद जब पेशेंट, अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है विद द सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, तो सीवियर हाइपरटेंशन में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, उस केस में अपन क्या देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे। ठीक है, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन में आपको इन्फ्यूजन ऑफ 5 to 200 मिलीग्राम पर मिनट टाइट्रेटेड टू द पेन एंड प्रेशर। तो बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पेन को भी कम करता है, बीपी को भी कम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। ठीक है, बीटा ब्लॉकर देंगे अगर कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है पेशेंट में। ठीक है, जैसे अगर कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर अपन दे सकते हैं इसमें। ठीक, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में। ओके, सो आपको क्या अवॉइड करना है इसमें, आपको क्या अवॉइड करना है? ठीक है, इसमें आपको लार्ज क्या बोलते हैं, लार्ज रैपिड ब्लड प्रेशर दैट रिड्यूसेस द कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज आपको अवॉइड करना है। ठीक, तो लार्ज बीपी ड्रॉप करना ये आपको अवॉइड करना है, एकाएक से आपको बीपी ड्रॉप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज के बारे में। ठीक है, या फिर सब एरिकनॉइड हेमरेज अपन अगर पेशेंट को देखने, जो मोस्ट क्लिनिकली आपको देखिएगा ना, ये भी आपको दिखता है, बहुत कॉमन दिखता है। तो इसमें कौन कौन सा दे सकते हैं, निकार्डिपिन, जैसा कि आपको बताया 5 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, इंक्रीज टू इफेक्ट एंड यूजुअल मैक्सिमम आपको बताया था 15 मिलीग्राम पर आवर, आपको 15 मिलीग्राम मैक्सिमम आपको यहाँ पर में देना है। ठीक है, दूसरा है क्लेविडिपिन, क्लेविडिपिन में 1 से 2 मिलीग्राम पर आवर आपको देना है। ठीक है, एंड टाइट्रेट क्विकली टू द इफेक्ट। ठीक है, जब तक आपको इफेक्ट ना आ जाए तब तक उसको टाइट्रेटेड करके आपको देना है। ठीक है, 1 to 2 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, दूसरा है आपको लेविटोलोल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आता है, अब
दूसरा आपको ये बात याद रखना है कि जो नाइट्रोप्रोसाइड यहाँ पर भी नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोप्रोसाइड का एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये बढ़ा देता है, तो यहाँ पर में ब्लीडिंग का चांसेस ज्यादा हो सकता है उस केस में। ठीक है, अपन ट्रीट कर रहे हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पर में बढ़ा देगा तो यहाँ पर में पोटेंशियली ब्लीडिंग होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस में आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी बातें थी आपको यहाँ पर में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट ऑर्गन डैमेज था एक्यूट किडनी डैमेज। ठीक है, जैसे एडवांस केस में, एक्यूट नहीं, एडवांस क्रॉनिक स्टेज में जब किडनी पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर एक्यूट इंजरी भी हुआ है, तो उस केस में आपको निकार्डिपिन और क्लेबिडिपिन सेम आपको, जैसा कि आपको मैं पहले ड्रग्स पहले के लिए बताया था, ठीक है, उसके लिए, और यहाँ पर में फिनोल्डेपाम आपको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिनोल्डेपाम 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट आप यहाँ पर में दे सकते हो। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे लाइक प्री एक्लेम्सिया या फिर एक्लेम्सिया, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपन पढ़े थे क्या, प्रेगनेंसी। अब उसमें बीपी बढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ आपको सीजर भी है। ठीक है, तो सीजर के लिए क्या कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले सीजर के लिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे 4 ग्राम आईवी लोडिंग डोज। ठीक है, आईवी लोडिंग डोज ओवर द 10 to 15 मिनट। ठीक है, तो उसके बाद 1 से 2 ग्राम पर आवर इन्फ्यूजन आपको यहाँ पर में देना है। ठीक है, कैसे देना है, मैग्नीशियम सल्फेट 4 ग्राम आईवी इन्फ्यूजन फॉर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद 1 से 2 ग्राम पर आवरली आपको देना है। ठीक है, उसके बाद जब बीपी को कंट्रोल करने का बात आता है तो वहां पर मैं लेबिटोलोल, हाइड्रालाजिन और फिर नेफिडिपिन। ठीक है, यहाँ पर मैं याद रखना कि जो एस इनहिबिटर्स है या फिर एआरबी है या फिर नाइट्रोप्रोसाइड है, यहाँ पर में ये कंट्राइंडिकेटेड है, इस ड्रग को आपको नहीं देना है प्रेगनेंसी के केस में। ठीक है, अब टारगेट क्या है कि हमें 160 mg एंड डायस्टोलिक 105 mg के अंदर आपको यहाँ पर में बीपी करना है इसके मदद से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इन्फ्यूजन करना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हमारे पास आ रहे लेविटोलॉल और हाइड्रोलाजिन। ठीक है, लेविटोलॉल और हाइड्रोलाजिन यहाँ पर में, और नेफिडिपिन। तो लेविटोलॉल आपको कैसे देना है, 20 मिलीग्राम आईवी आपको देना है। ठीक है, उसके बाद 20 to 80 मिलीग्राम एवरी 10 मिनट, पहले आपको 20 से स्टार्ट करना है, फिर 20 to 80 मिलीग्राम एवरी 10 आवर, मैक्सिमम आपको 300 मिलीग्राम तक जाना है। ठीक है, 300 मिलीग्राम तक जाना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको लेविटोलॉल देना है। ठीक है, आई होप यू आर राइटिंग डाउन, बिकॉज यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट ओरली बता रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पफुल लगे तो आप लिख लेना। ठीक है, ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ओरली। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। तो हाइड्रोलाजिन कितना देंगे, 5 to 10 मिलीग्राम आईवी यहाँ पर में देंगे, और 2 से 30 मिनट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर में मिनट पे यहाँ पर में रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलाजिन इस तरीके से आप नेफिडिपिन भी दे सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 160 by 105 mg तक आपको यहाँ पर में उससे कम बीपी करना है। ठीक है, उसके बाद जो एक लास्ट केस अपने के पास बचता है, एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन में आपको सेम लेविटोलॉल, एस्मेलॉल, निकार्डिपिन, क्लेबिडिपिन आपको देना है, लेकिन याद क्या रखना है कि हाइड्रोलाजिन और कोई भी वैसोडाइलेटर यहाँ पर में नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर में वैसोडाइलेटर नहीं देना है बिफोर बीटा ब्लॉकेट। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकेट जैसे लेविटोलॉल, एस्मेलॉल से पहले आपको यहाँ पर में कोई भी तरीके का हाइड्रोलाजिन या फिर यहाँ पर कोई भी तरीके का प्योर वैसोडाइलेटर नहीं देना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी बातें, जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की जितनी भी बातें थी, जो इन्वेस्टिगेशन डिस्कस किया, अपने पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आप कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।